कैसे आप लोग। आज हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन के बारे में। तो इसके पहले हमने सांख्य दर्शन और योग दर्शन पढ़ लिया था। तो हमने सांख्य दर्शन में क्या पढ़ा था और योग में क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। तो जो हमारा सांख्य दर्शन है, तो सांख्य दर्शन का मतलब क्या होता है? संख्या। तो इसमें क्या बताया गया है, ये सांख्य दर्शन सबसे ज़्यादा प्राचीन दर्शन हमारा जो है, सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है और ये बहुत लोकप्रिय दर्शन भी रहा है। और इसके अकॉर्डिंग जो 25 तत्व है, 25 तत्व, इनसे मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। और सांख्य दर्शन के जो प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? त्रिविध का दुख का निवारण इन्होंने बताया था, और सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया था, और प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और अप्तोदेश, और बाद में सत्कार्यवाद, परिणामवाद, कार्यकारणवाद और द्वैतवाद के बारे में बताया था। इसके साथ इन्होंने त्रिगुण का वर्णन, सत्वरजतम का वर्णन किया था, और षडंग बंध न्याय यानी कि अंतपंगु न्याय का वर्णन किया था। ठीक है। और हम बात करें तो योग दर्शन, तो जो योग दर्शन है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया था। योग दर्शन में जो क्रिया योग यानी एक क्रिया प्रधान है, मतलब कि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो जो क्रिया है इसके द्वारा ही मोक्ष का प्राप्ति होती है, इसको ही मोक्ष का साधन बताया था। ठीक है। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे? चित्त की वृत्ति, अष्टांग योग, ईश्वर की व्याख्या क्या है, और इन्होंने प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण के बारे में बताया था। समाधि के भेद बताए थे। उसके साथ साथ क्या बताया था? नष्ट की चिकित्सा भी बताया था। और इन्होंने क्या बोला था कि योग ही क्या है? मोक्ष का प्रवर्तक है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला दर्शन जो है क्या है? न्याय दर्शन। ठीक है। तो न्याय दर्शन क्या है? न्याय दर्शन जिसे महर्षि गौतम द्वारा प्रतिपादित किया गया है, या फिर उसके प्रवर्तक कौन है? महर्षि गौतम। भारतीय 6 दर्शन के जो 6 आस्तिक दर्शन है उसमें न्याय दर्शन आता है। और यह दर्शन जो है ना, यह दर्शन तर्कशास्त्र, ज्ञान मीमांसा और इस पे क्या आधारित है या फिर केंद्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य सही ज्ञान के द्वारा मोक्ष का प्राप्त करना है। न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का अर्थ क्या होता है कि तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया। तार्किक निष्कर्ष यानी कि तर्क द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया, उसको क्या बोलते हैं? न्याय। जैसे कि कोर्ट में कैसा, ये भी जज होता है, ये एडवोकेट होता है, ये एडवोकेट होता है और ये क्लाइंट होता है, तो ये तर्क द्वारा एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसको न्याय मिलता है। तो सेम वैसे न्याय पे भी किस पे बेस्ड है? ये तो तर्क विद्या, तर्कशास्त्र पर बेस्ड है। हेतु शास्त्र, हेतु विद्या या फिर प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या, इसके क्या है? पर्याय है। तो न्याय दर्शन अगर प्रकार देखें तो ये एक प्रकार का आस्तिक दर्शन है। इसके पर्याय देख लिए हमने। ठीक है, ये इसके पर्याय है। उसको इसके प्रवर्तक आचार्य यानी कर्ता कौन है? तो महर्षि गौतम। इसको अक्षपाद भी बोलते हैं या फिर अक्षपाद गौतम भी बोलते हैं। ठीक। परिचय देखेंगे तो परिचय न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ सैद्धांतिक समानताएं हैं, मतलब इनके सिद्धांत क्या क्या है? कुछ कुछ सिमिलर है न्याय दर्शन और किसके? वैशेषिक दर्शन के। और न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र या तर्क शास्त्र के रूप में जाना जाता है, तथा वैशेषिक दर्शन को क्या बोला जाता है? पदार्थ शास्त्र या तत्व ज्ञान शास्त्र के नाम से जाना जाता है। न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र है, मतलब इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना है, तभी अच्छे से समझेगा कि न्याय और वैशेषिक क्या एक दूसरे के पूरक शास्त्र है, एक दूसरे को पूरक करते हैं। अब पढ़ेंगे हम महामुनि गौतम के बारे में। ठीक है, अक्षपाद गौतम के बारे में। कुछ ग्रंथों में गौतम को न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, तथा कुछ ग्रंथों में अक्षपाद को माना जाता है, परंतु गौतम और अक्षपाद में भिन्नता का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। मतलब दोनों को कोई भिन्नता का कोई प्रमाण ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है, अक्षपाद और गौतम। अतः यही कहा जाता है कि दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अक्षपाद गौतम। ठीक है। तो जो अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की है, मतलब अगर न्याय के बारे में किसी को पढ़ना है तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना है? तो न्याय सूत्र। तो अक्षपाद गौतम ने क्या लिखा था? न्याय सूत्र। और जो न्याय सूत्र है न्याय दर्शन की प्राचीनतम कृति है या प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है। उसके बाद न्याय दर्शन के जो कुछ प्रमुख सिद्धांत है, जैसे उन्होंने षोडश पदार्थ या फिर तत्व का वर्णन किया है। छल, अब षोडश पदार्थ में क्या आता है? एक छल आता है, और उसमें छल के 3 भेद बताए हैं। और प्रमाणों का वर्णन किया। कौन से प्रमाण? 4 प्रमाण माने न्याय ने। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण का वर्णन किया है। उसके बाद प्रमेय, 12 प्रमेयों का वर्णन किया है, ये भी देखेंगे। उसके बाद सिद्धांत के 4 भेद बोले हैं। कौन कौन से? स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। ये सिद्धांत का मैंने सेपरेट वीडियो बना के डाल दिया है चैप्टर 1 के लेक्चर 2 में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ठीक। उसके बाद हेत्वाभास का वर्णन किया है। और वाद कौन कौन से दिए हैं? तो असत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद को और क्या बोलते हैं? आरंभवाद। इसी को क्या बोलते हैं? आरंभवाद। और पिठरपाकवाद का वर्णन किया है।
तो चलिए एक एक करके सिद्धांत देखते हैं। तो सबसे पहला कौन सा सिद्धांत है, षोडश पदार्थ का वर्णन किया इन्होंने। तो न्याय दर्शन ने 16 सत पदार्थों को माना है। अभी कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो 16 सत पदार्थ है कि न्याय दर्शन के अनुसार इन 16 तत्वों, जो 16 पदार्थों के ज्ञान से ही क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम हमारा सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे, कौन सा, तो सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को क्या बोला था, उनके तत्व ज्ञान से कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो रही थी। जबकि यहाँ पे क्या है कि 16 सत पदार्थों के ज्ञान से क्या हो रही है, हमको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। इसी प्रकार योग में भी क्या बोला था कि अष्टांग योग को मोक्ष की प्राप्ति बोला था। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, इसलिए आप एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी और आपको याद भी रहेगा। ठीक है। अब ये जो 16 सत पदार्थ है कौन कौन से देख लेते हैं। तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। अब इन 16 सत पदार्थों का जो है, इनके ज्ञान से हमको क्या हो रहा है, मोक्ष की प्राप्ति हो रहा है। तो ये 16 पदार्थ हमको कैसे मोक्ष दिलाएंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, प्रमाण। तो प्रमाण मतलब यानी कि यथार्थ ज्ञान के साधन, यानी कि जो हम प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, अनुमान प्रमाण हो गया, उपमान प्रमाण या फिर जो शब्द प्रमाण हो गया, इसके द्वारा किसी का भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष मतलब अपने इंद्रियों से अपना देखना, ठीक है, अनुमान लगाना, उपमा देना या फिर शब्द जो हमारे आप्त ने बोले हैं, हमारे आचार्यों ने जो बोले हैं, वो है प्रमाण। उसके बाद प्रमेय। अब प्रमेय का अर्थ क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वैलिड नॉलेज, यानी जो जानने योग 12 तत्व है, जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन। ठीक है। तो इन सब को यूज करके हम किसी भी चीज़ का ज्ञान कर सकते हैं। उसके बाद संशय। संशय का मतलब डाउट, एक वस्तु के बारे में विरोधी ज्ञान होना, यानी कि उसके प्रति कुछ डाउटफुल ज्ञान होना, तो उसको क्या बोलते हैं, संशय। प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, कि जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रयोजन। उसके बाद क्या है, दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या होता है, उदाहरण या एग्जाम्पल बोल सकते हो, जो वादी और प्रतिवादी दोनों को मान्य हो, मतलब जो तुमको भी मान्य हो और जो तुम्हारे अपोजिशन में जो इसका अपोज कर रहा हो उसको भी मान्य है, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना। ठीक है। उसके बाद सिद्धांत। वह मत जो तर्क संगत हो, मतलब सिद्धांत जिसका कोई अपोज ना हो, जिसका तर्क हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिद्धांत। उसके बाद अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है, न्याय वाक्य के 5 अंग अवयव होते हैं। 5 अंग यानी अवयव होते हैं, जैसे कि प्रतिज्ञा होती है, ठीक है, या फिर हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये क्या है, इसके अवयव है। ठीक है। इसके बाद है तर्क। तर्क का मतलब क्या है, लॉजिक या फिर हाइपोथेसिस कोई। तो अनुमान में जो सहायक या फिर काल्पनिक तर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, तर्क। इसके बाद क्या है, निर्णय। तो तर्क के बाद हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं या फिर तर्कों के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, इसी को क्या बोलते हैं, निर्णय। इसके बाद क्या है, वाद। वाद का मतलब क्या होता है, जो डिस्कशन होता है, क्या होता है, डिस्कशन, उसको क्या बोलते हैं, वाद। तो जो तत्व के ज्ञान के लिए तत्वों के बीच जो निष्पक्ष चर्चा होती है या फिर जो डिस्कशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वाद। उसके बाद क्या है, जल्प। जल्प का मतलब क्या होता है, केवल जीतने के उद्देश्य से की गई जो चर्चा होती है उसको क्या बोलते हैं, जल्प। उसके बाद है वितंडा। वितंडा का मतलब जब वादी दूसरे मत का खंडन करे लेकिन अपना मत स्थापित ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं, वितंडा। मतलब दूसरे को तो अपोज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अपना कोई मत स्थापित ना दे, बोले ये वो गलत है, लेकिन खुद का कोई मत ना दे, तो उसको क्या बोलते हैं, वितंडा। उसके बाद हेत्वाभास। हेत्वाभास जो हेतु कारण ही नहीं है लेकिन हेतु जैसा प्रतीत हो, उसको क्या बोलते हैं, हेत्वाभास। मतलब हेतु का अभाव। हेत्वाभास मतलब हेतु जैसा आभास होता है लेकिन उसका कोई कारण में कोई रोल नहीं है, जो हेतु का कारण नहीं है लेकिन हेतु जैसा प्रतीत हो, उसको क्या बोलते हैं, हेत्वाभास। उसके बाद छल। अब छल क्या है, दूसरे को अर्थ को जानबूझकर गलत समझाना, वो क्या है, छल है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जाति। अब जाति का मतलब क्या है, फॉल्स एनालॉजी। फॉल्स एनालॉजी मतलब जो तर्कहीन समानता का सहारा लेना, मतलब कोई तर्क ही नहीं है ऐसा उसका सहारा लेना, तो उसको क्या बोलते हैं, जाति। उसके बाद निग्रह स्थान। निग्रह स्थान का मतलब क्या होता है, चर्चा या वाद में हारने का कारण या फिर विपरीत ज्ञान, उसको क्या बोलते हैं, निग्रह स्थान। या फिर अनफिटनेस यानी फिर डिफिट। ठीक है। अब इसमें एक छल देखा होगा, तो छल के न्याय दर्शन ने 3 भेद बताए। न्याय दर्शन ने छल के कितने भेद बताए, 3 भेद बताए। तो एक तो वाक तो छल होता है, वाक से बोली से हमारे, सामान्य छल और एक उपचार छल, ये 3। ठीक है। इसी प्रकार आचार्य चरक ने भी 2 छल बताए, कौन सा, वाक और सामान्य। उन्होंने उपचार छल को नहीं माना है। ठीक है। अब देखेंगे हेत्वाभास का वर्णन। हेत्वाभास तो न्याय दर्शन ने 5 हेत्वाभासों का वर्णन किया है। ठीक है। हेत्वाभास हमने देखा था क्या होता है कि जो हेतु कारण नहीं है लेकिन हेतु जैसा प्रतीत हो, उसको क्या बोलते हैं हम, हेत्वाभास।
तो इसके 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से? सभ्य विचार, विरुद्ध, प्रकरण सम यानी कि सत्य प्रतिपक्ष, और दूसरा क्या है, चौथा क्या है तो साध्य सम यानी असिद्ध, और कालातीत यानी कि बाधित। उसके बाद प्रमेयों का वर्णन, न्याय दर्शन ने 12 प्रमेयों का वर्णन किया है, जैसे कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्याभाव, फल, दुख, अपवर्ग। ठीक है, तो ये 12 प्रमेय हैं। उसके बाद उन्होंने पीटर पाकवाद से बोला है कि वाद में क्या बोला है, पीटर पाकवाद, कि पीटर पाक में जो पीटर का अर्थ होता है, क्या होता है पीटर पाकवाद, कि पीटर का अर्थ क्या होता है, एक पिंड यानी कि जो संपूर्ण द्रव्य, आपको जैसे घट है, घड़ा है, तो घड़ा क्या है, एक संपूर्ण द्रव्य है। ठीक है, और पीलू पाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। अब पीटर पाक क्या बोलता है कि पीटर पाक और पीलू पाक में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो पीलू पाक ये सिद्धांत के परमाणु का विरोध करता है, कौन, तो पीटर पाकवाद। अब न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, उसके परमाणुओं में नहीं। मतलब अब न्याय दर्शन और पीलू पाक में क्या डिफरेंस है, कि न्याय दर्शन क्या बोलता है कि जब घड़े का संयोग होता है किससे, अग्नि से, तो संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आता है, ना कि उसके परमाणुओं में, यानी कि जो क्ले पार्टिकल है उसमें परमाणुओं में परिवर्तन नहीं आता है, पूरे घड़े में परिवर्तन, पूरे घड़े का ही पाक होता है। अतः संपूर्ण अवयवी परिवर्तन आता है, अवयव में नहीं। अवयवी मतलब पूरे घड़े में परिवर्तन आता है, ना कि उसके अवयव क्ले में। ठीक है, ये पीटर पाकवाद है, संपूर्ण द्रव्य का पाक होता है। जबकि पीलू पाक में क्या बोलता है कि एक एक अणु पाक होके घड़ा बनता है। ठीक है, इसके साथ न्याय दर्शन और आर्य में कुछ सिमिलरिटीज है। तो न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांतों के भेदों में समानता है, जैसे उन्हें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्दागम माने हैं, तो वैसे भी क्या है, चरक संहिता ने भी माना है। उसके बाद न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में छल के भेदों का वर्णन किया है। तो न्याय दर्शन ने 3 छल के भेद बताए, जबकि आचार्य चरक ने 2 भेद बताए। ठीक है, और न्याय दर्शन के द्वारा जो माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। तो ये सिमिलरिटी है न्याय दर्शन और आयुर्वेद के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन किससे रचित है, तो महर्षि गौतम द्वारा रचित क्या है, हमारा न्याय दर्शन है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, महर्षि महामुनि गौतम या फिर अक्षपाद गौतम। ठीक है, या फिर गौतम बुद्ध क्या है, वो अलग है। ठीक है, वो बौद्ध दर्शन है। यहाँ पे क्या है, महामुनि गौतम या फिर अक्षपाद गौतम। ठीक है, तो इसका मेन क्या था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इन्होंने 16 तत्वों का वर्णन किया है। जो 16 पदार्थों के ज्ञान से ही क्या होता है, हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किसके बारे में, तो हम वैश्विक दर्शन को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।